गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है फेज इक्विलिब्रियम, जिसके पार्ट नंबर 2 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया। इसके अंतर्गत हमने एक घटक तंत्र के परावस्था साम्य की हम बात कर रहे थे। एक घटक तंत्र परावस्था साम्य की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने परावस्था नियम को लिया, जिसके अंदर हमने परावस्था कंपोनेंट और स्वतंत्रता कोटि की बात की। परावस्था क्या होती है? किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो उसको परावस्था को शो करता है। उस के अंतर कितने कंपोनेंट भाग लेते हैं वो उसका घटक होता है। और घटक और परावस्था का मान रखने पर हमें स्वतंत्रता कोटि का मान ज्ञात होता है, जिसको हमने इस प्रकार लिया था C-P+2। इससे स्वतंत्रता कोटि का मान निकाल सकते हैं। अगर स्वतंत्रता कोटि का मान F बराबर 0 आता है तो वो एचर सिस्टम होता है, और F बराबर 1 मान आता है तो एक चर होता है, एक चर पर डिपेंड करता है। और F का मान 2 आता है तो उसे द्विचर सिस्टम कहते हैं, और F का मान 3 आता है तो इसे त्रिचर सिस्टम कहा जा सकता है। हमें क्या करना है? अब हम एक घटक तंत्र की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर घटक तो एक ही होगा और परावस्थाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो एक घटक तंत्र के अंदर 3 सिस्टम है हमारे पास। H2O सिस्टम, एक हमारे पास है CO2 सिस्टम, और एक हमारे पास है सल्फर सिस्टम, जिसके अंदर कंपोनेंट एक ही है, लेकिन परावस्थाएं एक भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। H2O सिस्टम का फेज डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, और ये CO2 सिस्टम का फेज डायग्राम है। इस क्लास के अंदर हम 2 सिस्टम को करने वाले हैं, जिनके फेज डायग्राम मैंने पहले से ही बना दिए। यहाँ आपको इन फेज डायग्राम को समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर H2O सिस्टम की बात करते हैं। हम H2O सिस्टम के फेज डायग्राम से संबंधित बात करते हैं। हम H2O सिस्टम क्या होता है? H2 जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है, और वेपर फॉर्म में भी रह सकता है। तो इस सिस्टम के अंदर 3 परावस्थाएं होती हैं। कितनी परावस्थाएं होती हैं? 3 परावस्थाएं, यानी H2 जो होता है वो 3 परावस्थाओं में रह सकता है। पहला H2O सॉलिड फॉर्म में होता है, तो H2O किस फॉर्म में चेंज हो सकता है? लिक्विड में। दूसरा H2O हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये H2O वेपर फॉर्म में रह सकता है, या गैसीय फॉर्म लिख सकते हैं हम। और H2O सीधा सॉलिड से वेपर में भी बदल सकता है। ये 3 परावस्थाएं H2O सिस्टम के अंतर्गत होती हैं। वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ़ की फॉर्म में है, उसको हम पिघलाकर लिक्विड बना सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में है, हम उसको गैसीय फॉर्म में बना सकते हैं। और H2O सॉलिड फॉर्म में है, उसको गैसीय फॉर्म में बदला जा सकता है। जब कोई भी जो हमारे पास जो ठोस अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है, उसको सीधा ही गैसीय अवस्था में और गैस से सीधा ही ठोस में बदला जाता है, तो उसे उदरपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। और इसके लिए जो वक्र प्राप्त होता है वो उदरपातज वक्र होता है। ये हमारा फेज डायग्राम, जो यहाँ ठोस अवस्था है, यहाँ द्रव अवस्था है, और यहाँ वाष्प है, और जिनको A, B, C, O बिंदु से शो किया है। एक A' भी है हमारे पास।
यहाँ पर हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तब दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर है। जब 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तब दाब का मान 4.5 mHg है। मतलब ये डायग्राम मैंने किस प्रकार बनाया है वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि डायग्राम तो आपको फेज डायग्राम तो याद करने ही पड़ेंगे, इसीलिए चैप्टर थोड़ा मुश्किल है। अगर फेज डायग्राम आपको याद है तो आप सारी चीज़ें डायग्राम में देख करके लिख सकते हो, आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको निकालना आना चाहिए कि यहाँ ठोस है, कि यहाँ गैस है, कि यहाँ कौन सा साम्य में है, कितनी प्रावस्था है, कितने कंपोनेंट है, इसकी सतर्कता की कोटि कितनी आती है, ये सारी चीज़ें निकालनी आ जाएंगी तो आपको फेज डायग्राम की जो थ्योरी है वो रटने की ज़रूरत नहीं है। वरना आप रटते रहना, क्योंकि फेज डायग्राम से ही थ्योरी लिखी जाती है। तो कोई बहुत सारे फेज डायग्राम है तो इतने सारे फेज डायग्राम की थ्योरी रटी भी नहीं जा सकती। हाँ, फेज डायग्राम तो हम अलग अलग बना सकते हैं, फेज डायग्राम हम याद रख सकते हैं। जब क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम वाटर को उबालते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबल जाता है। क्रांतिक टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस टाइम क्रांतिक दाब 298 एटमॉस्फेयर होता है। ये उदरपाता वक्र होता है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ होता है सीधा गैस में बदलता है। ये वाष्प दाब वक्र जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ होता है वाष्प में बदलता है। और ये गलन वक्र है जिसके अंदर जो ठोस पदार्थ होता है वो मेल्ट हो जाता है, और इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट या मेल्ट कर्व काम में लिया जाता है। अब अपने पास में यहाँ पर H2O सिस्टम का फेज डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास, इस डायग्राम के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि इस डायग्राम में कितने क्षेत्र मिल रहे हैं। हमें क्षेत्र ज्ञात हो जाएंगे, उसके बाद हमें कितने वक्र प्राप्त हो रहे हैं ये देखना है। पहली चीज़ क्षेत्र देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में इनका डिवाइडेशन होता है, फिर हम वक्र देखेंगे, फिर उसके बाद में त्रिक बिंदु देखेंगे कि कितने त्रिक बिंदु आते हैं, और उसके बाद में मित स्थायी साम्य और मित स्थायी साम्य को भी देखेंगे। वैसे हर फेज डायग्राम के अंदर नंबर 1 क्षेत्र, नंबर 2 वक्र, नंबर 3 त्रिक पॉइंट और नंबर 4 मित स्थायी साम्य, ये 4 ही चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा कोई विशेष चीज़ होती है तो वो इसके बाद में आती है। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर कितने क्षेत्रों में डिवाइड है वो, फिर उसके अंदर कितने वक्र प्राप्त हो रहे हैं, कितने स्थायी वक्र प्राप्त होते हैं या सही साम्य के रूप में प्राप्त होते हैं, और कुछ मित स्थायी साम्य के रूप में प्राप्त होते हैं, और उस फेज डायग्राम के अंदर कितने ट्रिक पॉइंट होते हैं और मित स्थायी साम्य कितने होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। नंबर 1 क्षेत्र की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो इस फेज डायग्राम के अंदर कितने क्षेत्र हैं हमारे पास में, तो इस फेज डायग्राम के अंदर 3 क्षेत्र बन सकते हैं। BOC का क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया एक, तो AOB का क्षेत्र एक, ये क्षेत्र हो गया। AOB एक ये क्षेत्र हो गया। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई और क्षेत्र है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र नंबर 1 की। तो सबसे पहले हम BOC क्षेत्र, BOC क्षेत्र, और इस क्षेत्र में परावस्था ठोस है, यानी कि परावस्था कितनी है, परावस्था का मान कितना आ रहा है, P बराबर 1 आ रहा है। दूसरा क्षेत्र की हम बात करें तो दूसरा क्षेत्र देखिए BOA या AOB, कैसे ही कर लो चाहिए। दूसरा क्षेत्र है AOB क्षेत्र। इसके अंदर जलवाष्प आदि है, वाष्प अवस्था है, परावस्था कितनी है, 1 ही है, तो P का मान कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। उसके बाद में AOC का क्षेत्र,
तीसरा AOC क्षेत्र। AOC क्षेत्र के अंदर क्या है? द्रव है, तो प्रावस्था का मान कितना आता है? 1 आता है। तो इन सारे क्षेत्रों के अंदर P का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम स्वतंत्रता की कोटि का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो F बराबर C माइनस P प्लस में 2। F बराबर कंपोनेंट 1 है हमारे पास, H2 एक ही है, प्रावस्था भी एक ही है और प्लस 2, तो F बराबर 2 आ जाएगा। और द्विचर सिस्टम होगा, जीवचर तंत्र होगा जो टेम्परेचर व प्रेशर दोनों पर डिपेंड करेगी बात। ये हमारे क्षेत्र की बात हुई कि इस ग्राफ के अंदर कितने क्षेत्र बन रहे हैं, तो 3 ही क्षेत्र बन रहे हैं। BOC क्षेत्र ठोस प्रावस्था 1, AOB क्षेत्र वाष्प प्रावस्था 2, AOC क्षेत्र द्रव प्रावस्था 1 और स्वतंत्रता कोटि का मान 2 आ रहा है। तो द्विचर सिस्टम है, टेम्परेचर और प्रेशर पर दोनों पर बात डिपेंड करेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं वक्र की या कर्व बोल सकते हैं। वक्र कितने प्राप्त होते हैं? तो इसके अंदर हमें वैसे तो 4 वक्र प्राप्त होते हैं, टोटल 4 वक्र प्राप्त होते हैं, लेकिन सही साम्य के वक्र तो 3 ही प्राप्त होते हैं और एक मित स्थायी साम्य का वक्र भी प्राप्त होता है। एक मित स्थायी साम्य का वक्र प्राप्त होता है, वो कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो देखिए OB, OA, OC और एक OA डैश सही साम्य के जो वक्र हैं, सही साम्य के जो वक्र प्राप्त होते हैं वो 3 हैं। नंबर 1 OB, नंबर 1 OA, नंबर 2 OB और नंबर 3 OC वक्र। ये वक्र हमें प्राप्त होते हैं। मैं थोड़े छोटे ही लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम है, मतलब हमने फेज डायग्राम बना रखा है तो एक साइड जितनी जगह है उसी में लिख सकते हैं हम। और एक वक्र जो होता है वो मित स्थायी साम्य का प्राप्त होता है, मित स्थायी साम्य का, जिसको OA डैश से शो किया जाता है, OA डैश से शो किया जाता है। अब देखिए हमारे पास जो OA वक्र है, O और A वक्र जो है वो किसको शो कर रहा है? OB वक्र किसको शो कर रहा है? OC वक्र किसको शो कर रहा है? तो ये सारे वक्र जो होते हैं इनके अंदर प्रावस्था का मान 2-2 आता है। अब देखिए सबसे पहले वक्र OA जो है, OA द्रव और वाष्प, ये क्या कर रहा है? द्रव व वाष्प अवस्था वाष्प साम्य में है यहाँ पर। तो प्रावस्था कितनी आ गई? 2 आ गई। तो P का मान कितना आ गया? 2 आ गया। फिर उसके बाद में वक्र OB, और इस वक्र को क्या बोला जाता है? OA वक्र को बोला जाता है वाष्प दाब वक्र। इस वक्र को बोला जाता है वाष्प दाब वक्र, वाष्प दाब। फिर OB वक्र के अंदर ठोस और वाष्प, ठोस व वाष्प साम्य में है और इस वक्र को बोला जाता है उदरपातज वक्र, उदरपातज वक्र। ठोस और वाष्प 2 प्रावस्थाएं हैं तो P का मान 2 आएगा। और तीसरा वक्र OC किसको शो कर रहा है? ठोस और द्रव को, ठोस व द्रव को। और इस वक्र को बोला जाता है गलन वक्र। क्या बोला जाता है? गलन वक्र। तो इसमें भी P का मान कितना आता है? 2 आता है। P का मान 2 आता है। तो सबके अंदर प्रावस्था का मान कितना आता है? 2 आता है। तो इसीलिए जो हमारे पास में
स्वतंत्रता कोटि का मान कितना आ जाएगा, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2, एफ बराबर 1 कंपोनेंट माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, एफ बराबर 1। एक चर सिस्टम है, टेम्परेचर या प्रेशर एक पर बात डिपेंड करेगी, एक को चेंज कर देंगे तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, तो ये एक चर सिस्टम में माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम ट्रिक पॉइंट की, हम बात करते हैं ट्रिक पॉइंट की। उससे पहले हम एक मित स्थायी साम्य की बात करते हैं। मित स्थायी साम्य बकर जो होता है ये O और A' के अंदर प्राप्त होता है। जो भी ठोस और वाष्प को ही शो कर रहा है तो इसके अंदर भी जो प्रावस्थाएं होती है वो दो आती है, एक ही तरफ बकर प्राप्त होता है, दूसरी तरफ बकर प्राप्त नहीं होता। तो जो एक वायुमंडल दाब पर बकर OA पर स्थित जो F बिंदु होता है, जो OF बिंदु है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जो इसका क्वथनांक बिंदु होता है। OA पर F बिंदु जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो कर रहा है और इधर उसका दाब कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। और इसी प्रकार 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये बिंदु बिंदु E को शो कर रहा है, जो हिमांक बिंदु है। यहाँ भी जो वायुमंडलीय दाब है 1 एटमॉस्फेयर है। उसके बाद में हम बात करते हैं त्रिक पॉइंट की, त्रिक बिंदु की। त्रिक बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, इसको ट्रिक पॉइंट बोला जाता है। और ये होता है 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 4.5 टेम्परेचर का मान तो कितना आना चाहिए, 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर का मान 4.58 mmHg। यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती है तो P का मान 3 आता है, तो F बराबर C माइनस P प्लस 2, तो C का मान 1 और P का मान 3 और प्लस 2, तो F का मान 0 आ जाएगा और चर सिस्टम होगा। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर में से किसी एक में परिवर्तन कर दें तो ये जो साम्य होता है वो दूसरी तरफ विस्थापित हो सकता है, दूसरी तरफ बदल सकता है। ये था हमारा H2O सिस्टम। 1 कंपोनेंट के अंतर्गत ये एक घटक तंत्र का प्रावस्था साम्य की बात की हमने। एक घटक तंत्र के प्रावस्था साम्य की हमने बात की। सबसे पहले H2O सिस्टम 3 प्रावस्थाओं में पाया जाता है। H2O सॉलिड लिक्विड में चेंज आता है, H2 लिक्विड H2O गैस में और H2O सॉलिड गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इसके अंदर 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इस बकर के अंदर हमें क्षेत्र बकर और त्रिक बिंदु और मित स्थायी साम्य को देखना होता है। तो क्षेत्र हमारे पास, क्षेत्र जो है BOC क्षेत्र, BOC क्षेत्र जिसके अंदर सिर्फ ठोस है, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ ठोस है, तो प्रावस्था का मान एक ही आ गया। AOB क्षेत्र, AOB क्षेत्र जिसके अंदर प्रावस्था एक ही है और AOC क्षेत्र जिसके अंदर प्रावस्था एक ही है। तो तीनों ही कंडीशन में प्रावस्था का मान एक आता है, इसलिए स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 आएगा। बकर, हमें बकर सही साम्य के तो 3 प्राप्त होते हैं और मित स्थायी साम्य का एक ही बकर प्राप्त होता है। बकर OA बकर, OB बकर, OC बकर। मित स्थायी साम्य OA' ठोस और वाष्प, बकर OA द्रव और वाष्प साम्य में है। प्रावस्था का मान 2 आ रहा है, P का मान 2 आ रहा है। बकर OB जो वाष्प और ठोस दोनों के साथ साम्य में है तो P का मान 2 आएगा। बकर OC ठोस और द्रव
जिसको गलन बकर कहा जा सकता है, इसको उदरपातज बकर, इसको वाष्पदाब बकर। सभी के अंदर P का मान 2 आता है, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा। एक चर सिस्टम माना जाएगा। ट्रिक पॉइंट ऐसा बिंदु जहाँ पर 3 प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिक पॉइंट। P बराबर 3 F C माइनस P प्लस 2 1 माइनस 3 प्लस 2 F का मान 0। तो ये एक एचर सिस्टम होता है। जब हमारे पास में O A बक्कर के ऊपर F बिंदु होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो करता है, वो उसका क्वथनांक बिंदु होता है। उस टाइम इसका दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इधर 374 डिग्री सेंटीग्रेड क्रांतिक टेम्परेचर को शो करता है, तो इधर क्रांतिक दाब होता है। और ओ बी बकर, उदरपातज बकर, ये वाष्पदाब बकर और ये गलन बकर को शो करता है। 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.58 mmHg, ये किसको शो करता है? ट्रिक पॉइंट को शो करता है, त्रिक बिंदु को, जिसके अंदर 3 प्रावस्थाएं समय में होती है। इसके अलावा हिमांक बिंदु, गलनांक बिंदु हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओ ए पर एक बिंदु ए पर ताप का मान 374 डिग्री हो जाता है, जो जल का क्या होता है? क्रांतिक ताप। और उस ओ ए बकर को पीछे की ओर ए डैश तक बढ़ाया जाए तो वो मित स्थायी साम्य को शो करते हैं, और जिसे मित स्थायी बकर कहा जाता है। तभी हमने कहा कि 3 बकर तो सही साम्य के और एक मित स्थायी बकर प्राप्त होता है हमें। तो इस तरीके से ये था हमारा H2O सिस्टम। और उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे CO2 सिस्टम।